हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन बाबा। प्रीवियस लेक्चर में आपने टॉर्क के बारे में बताया था। टॉर्क के कुछ एमसीक्यूज हमने कर रहे थे ना। एग्जैक्टली इसी तरह से टॉर्क से रिलेटेड एक और चीज़ है जिसकी तरफ हम जाते हैं, दैट इज़ द कपल ऑफ फोर्सेस। क्योंकि टॉर्क एक फोर्स की वजह से भी पैदा होता है। टॉर्क कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय कपल ऑफ फोर्स। तो थोड़ा इसको समझेंगे ना। अच्छा, कपल ऑफ फोर्स का मतलब है क्या, थोड़ा पहले यहाँ पे समझ लें, उसके बाद आगे बात करेंगे। अच्छा, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि भाई एक रॉड है, दैट इज ऑफ लेंथ L इज द लेंथ ऑफ दिस रॉड, और जो कि इस तरह से मिडिल में इस तरह से फिक्स है। ओके, व्हाट वी डू, हम यहाँ पे एक फोर्स लगाते हैं। द फोर्स अप्लाइड ओवर हेयर ऑफ मैग्नीट्यूड F, यहाँ पे आपने लगा दिया। अच्छा, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन का एक और आप फोर्स लगा दें, पर वो आपने किसी और जगह पे या दूसरे एंड पे इस तरह से लगाना है। तो पता है क्या होगा, ये दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड के हिसाब से वही एक है ना, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड इसका होगा एग्जैक्टली इसका भी वही होगा। अच्छा, डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी मुख्तलिफ हैं, अपोजिट हैं, एक इस तरफ है दूसरा ऐसे है। और जो अहम है वो ये कि लाइन ऑफ एक्शन दोनों का मुख्तलिफ है। मतलब ये द लाइन ऑफ एक्शन फॉर दिस वन इज अलॉन्ग दिस, और इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है ना वो कुछ इस तरह से ऐसे है। अच्छा, तो पता है क्या होगा, ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं होंगे, क्योंकि कैंसिलेशन कब होती है। मिसाल की तौर पे एक ब्लॉक है, आपने 10 न्यूटन फोर्स यहाँ पे लगा दिया और 10 न्यूटन फोर्स यहाँ पे लगा दिया। द फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, द फोर्सेस आर अपोजिट इन डायरेक्शन। तो क्या आप इनको कपल कह सकेंगे या कहेंगे कि नहीं? नहीं, ये कपल नहीं है, क्योंकि द लाइन ऑफ एक्शन इज कॉमन। या जिस लाइन पे लगा रहे हैं आप फोर्स, ये दोनों आप सिंपली कह सकते हैं एक ही लाइन ऑफ एक्शन है, तो इनका कोई भी कपल से ताल्लुक नहीं है। बट इनफैक्ट यू कैन से ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे। सम ऑफ दीज फोर्सेस वुड बी जीरो, ये दूसरे को कैंसिल करेंगे सिंपली, तो नेट फोर्स जीरो होगा। कपल ऑफ फोर्स का नेट फोर्स कभी भी जीरो नहीं होता। कपल ऑफ फोर्स कभी कैंसिल नहीं होते, या कपल ऑफ फोर्स को अभी कभी भी इसी तरह से आप कह देंगे भाई कैंसिल होंगे, इस तरह कुछ भी नहीं होता। भला होगा क्या, थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे आपने फोर्स लगाया ना, इस तरफ भी फोर्स लगाया ना, तो यू नो क्या हो जाना चाहिए। थोड़ा मैं चेक करता हूँ, ठीक है, लिसन यार। यहाँ पे मैंने फोर्स ऐसे लगाया और इस जगह पे कुछ इस तरह से। तो कैन यू टेल मी व्हाट कैन बी द नेट पॉसिबिलिटी हियर? द नेट पॉसिबिलिटी इज ऑल अबाउट, वी कैन से टर्निंग इफेक्ट। उसीलिए हम कह सकते हैं कि टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा, एंड टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज टॉर्क। तो टॉर्क क्यों पैदा हो जाएगा? ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स यहाँ पे पैदा होगा, और ये जो रॉड है वो इस तरह से आप कह सकते हैं कि रोटेट करेगी या घूमेगी। ठीक है, ये कपल नहीं है मेरा, बट दिस कैन बी कपल। तो कपल ऑफ फोर्स के लिए लाजमी क्या है, ये थोड़ा हम देख लेते हैं, ये थोड़ा हम पहले समझ लेते हैं। कपल ऑफ फोर्स का मतलब क्या, द पेयर ऑफ फोर्सेस, मतलब दो फोर्सेस आपके होने चाहिए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, लाजमी तौर पे इक्वल। अच्छा, अपोजिट इन डायरेक्शन, जो डायरेक्शन है वो भी क्या होना चाहिए, अपोजिट। बट आर एक्टिंग एट डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है ना वो मुख्तलिफ होना चाहिए। ये हमेशा के तौर पे आप कह सकते हैं कि ये कपल है। कपल आप इनको कहेंगे, ठीक है, ये कपल नहीं है, सिर्फ ये कपल आप कह सकते हैं, पहली बात ये। अच्छा, इनका जो वेक्टर सम है ना वो नॉन जीरो होगा। द वेक्टर सम ऑफ कपल इज नॉन जीरो या इज नॉट जीरो, ठीक है, पहली बात ये। अच्छा, दूसरी बात ये कि द कपल ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूसेस टॉर्क, ये टॉर्क पैदा करते हैं, ठीक है। टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो ये कपल ऑफ फोर्स आप सिंपली कह सकते हैं कि टॉर्क पैदा कर सकेंगे। अच्छा, पहली बात ये। दूसरी बात जो एम है उसमें हम इसको भी थोड़ा देखना चाहेंगे, थोड़ा आप इस चीज़ को भी समझ लें जो कि मैं यहाँ पे बना के समझाता हूँ, थोड़ा देख लें इधर। ओके, लिसन, मिसाल की तौर पे यही जो फोर्स है ना, इसके बारे में थोड़ा बात हो जाए दोबारा से। लिसन बेटा, मैंने क्या करना, यहाँ पे मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, एग्जैक्टली इसी तरह से यहाँ पे भी आपने फोर्स लगाया। तो क्या ये कपल है? बिल्कुल है। क्यों? कैसे पता चला? क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन दोनों का मुख्तलिफ है,
अपोजिट डायरेक्शन है और ये कपल ऑफ फोर्स इस तरह से होंगे। चलो ठीक है, करना मैं ये चाहता हूं, मैं इस पेयर को कैंसिल करना चाहता हूं, खत्म करना चाहता हूं। चाहते हैं कि कपल या टॉर्क या मोमेंट पैदा ही ना हो। तो थोड़ा देख लेते हैं। मैंने क्या किया, यहां पे एक और फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन, ठीक है। अच्छा अब पता क्या होगा, ये 10 वाला 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा ना, पर ये वाला 10 तो अभी मौजूद है ना। ये जो 10 है इट मे प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट, ये तो पैदा कर सकता है। इसका मतलब यूं हुआ कि कपल को आप अकेले एक फोर्स के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते। कपल ऑफ फोर्स कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय सिंगल फोर्स। हाँ, कैंसिल ही करने का शौक है ना, तो इसको अलग से कैंसिल किया आपने 10 न्यूटन लगा के, आप इसको अलग से फोर्स लगा के कैंसिल करें। नाउ यू कैन से कैंसिल ईच अदर। तो इसका मतलब यूं होना कि पहले वाला जो कपल है ना उसको आपने कैंसिल कैसे करना, बाय इंट्रोड्यूसिंग एन अदर एंटी कपल। आपने एंटी कपल प्रोड्यूस करना होगा या एंटी कपल आपने लगाना होगा, तो जाके आप सिंपली कह सकते हैं कि प्रीवियस वाला कपल आप कैंसिल कर सकते हैं। बट डू रिमेंबर दैट 10 and 10 कैन नॉट बी कैंसिल विथ इंडिविजुअल 10। तो इसका मतलब ये होना कि कपल ऑफ फोर्स कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय सिंगल फोर्स। कपल ऑफ फोर्स को एक फोर्स के साथ आप रिप्लेस नहीं कर सकते, ये बात आप ध्यान में रख लें। अच्छा हाँ, ये अलग बात है कि इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय एंटी कपल। आप एक और कपल इंट्रोड्यूस करा के कर सकते हैं, बाकी सिंगल फोर्स के साथ इसकी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती, ये बात आप ध्यान में रख लें, ठीक है। तो ये चंद बातें इसमें। अब एक और बात थोड़ा यहां पे देखने का, इधर देखें। अच्छा, एक कपल है जो मैंने यहां पे लगा दिया ना ऐसे, चलो ठीक है। एक और एग्जांपल, ये वाला रॉड है ना। अच्छा, अभी मैंने जो फोर्स लगाया है ना वो कुछ इस तरह से ऐसे लगाया यहां पे, ठीक है। अभी एक और बात, एक चीज और, मैंने जो फोर्स लगाया है कपल पैदा करने के लिए वो यहां कहां लगाया। अब मुझे बता दें कि इन तीनों में से कौन सा कपल कहलाएगा, पहला वाला या दूसरा वाला या तीसरा वाला, कौन सा कहलाएगा। इवन एक और बात, ठीक है, एक और मैंने फोर्स लगा दिया यहां पे, ठीक है, और दूसरा वाला जो फोर्स है वो यहां पे लगाया कुछ इस तरह से कि ये वाला डिस्प्लेसमेंट आपका ऐसे समझ लें R1 है और ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट आपका R2 है। अच्छा, इन तीनों केसेस में R1 और R2 इक्वल हैं। देखें जरा, जो ये वाला डिस्प्लेसमेंट है वो यही है, पर यहाँ पे क्या है कि R2 वाला जो है इसका जो मोमेंट आर्म है यहाँ पे ना, वो एग्जैक्टली इसके हिसाब से थोड़ा बहुत बड़ा है, मुख्तलिफ है। तो चारों में से कौन से कपल हो सकते हैं, पहला वाला जहाँ पे आपने एंड पे फोर्स लगाना हो लाजमी होता है, क्या ऐसा होता है, या आप भले कहीं पे भी लगाएं, इक्वल डिस्टेंस पे लगाएं, ये तीनों कपल हो सकते हैं, ये नहीं हो सकता है, ऐसे होगा, या भले आप कैसे भी फोर्स लगा दें, डज नॉट मैटर, मोमेंटम बड़ा छोटा भले हो, इंपॉर्टेंट जो है ना वो है लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन मुख्तलिफ होना चाहिए। तो क्या ये चारों कपल हैं या पहले 3 कपल हैं या पहला वाला कपल है, कैन यू प्लीज टेल मी कौन सा बनेगा बेटा। तो देखिए ये सारे के सारे कपल हैं। इसका मतलब यूं हुआ कि कपल ऑफ फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन। आप कौन सी चॉइस लेते हो, मतलब कहां पे फोर्स लगाना चाह रहे हो, आप कोने में लगाना चाह रहे हैं लाइक 1, आप बीच में कहीं जगह पे लगाना चाह रहे हैं लाइक 2, और यहां कहां लगाना चाह रहे हैं 3, या फिर एक को साइड पे लगाते हैं, दूसरा वाला उसके बराबर में, फलक्रम के पोजीशन के बराबर में लगाते हैं। देखिए आपकी मर्जी है, करना क्या है, लाइन ऑफ एक्शन मुख्तलिफ, और क्या करना है, टर्निंग इफेक्ट पैदा हो, और क्या करना है, वेक्टर सम नॉन जीरो होने चाहिए। अब ये सारी बातें अगर इस तरह से है ना, तो डू रिमेंबर दे ऑल आर सेड टू बी कपल, ये सारे के सारे कपल हैं। तो इसका मतलब यूं हुआ, इन एग्जाम्पल को देख के बेटा ये पता चला कि जो कपल ऑफ फोर्स है ना, द कपल ऑफ फोर्सेस, मतलब जो आपने इस तरह से बात की,
दैट इज इंडिपेंडेंट, ये डिपेंड नहीं करता ऑफ योर चॉइस ऑफ ओरिजिन। आपके यहाँ जो चॉइस ऑफ ओरिजिन है ना उस पर डिपेंड नहीं करता, आपकी मर्जी, चाहे साइडों पे लगा दें, चाहे आप मिडिल में लगा दें या कम और ज़्यादा लगा दें, कुछ भी करें। अच्छा, तो फिर जो टॉर्क पैदा होगा ना वो हम किस तरह से लिखते हैं? क्या करता है बेटा कपल, क्या करता है? टॉर्क पैदा करता है ना। ओके, व्हाट वुड बी द टॉर्क प्रोड्यूस ड्यू टू कपल, या कपल की वजह से जो टॉर्क पैदा होगा वो कैसे होगा, किस तरह से होगा, थोड़ा उसमें बात हो जाए। तो देखिए जरा, जो टॉर्क पैदा होगा, टॉर्क प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कपल, कपल की वजह से जो टॉर्क पैदा होगा वो इस तरह से होगा। देखें जरा, दैट वुड बी इक्वल टू R2 माइनस R1 मल्टीप्लाई बाय F। हमेशा की तौर पे जो कपल का टॉर्क पैदा होता है ना वो ऐसे होगा, ठीक है ना। अच्छा, आप यूं भी कह सकते हैं बेटा, दोबारा से मैं समझा दूं, लाजमी नहीं है। देखें इधर मैं दोबारा से ये समझा देता हूं, बोला लाजमी नहीं है कि आपने साइडों पे फोर्स लगा दिए ऐसे। मिसाल की तौर पे ये पोजीशन R1 है, ये पोजीशन R2, तो जो डिस्प्लेसमेंट हम लेंगे ना वो इन दो पोजीशन के बीच में लेंगे। अकॉर्डिंग टू सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क, जो डिस्प्लेसमेंट हम लेते हैं ना वो हम दो पोजीशन के बीच में लेंगे ऐसे। चलो ठीक है, एक बात और, अगर आपने जो फोर्स लगा दिए हैं वो फलक्रम पोजीशन से इक्वल डिस्टेंस पे नहीं लगाए, यहाँ पे फोर्स आपने ये वाला लगा दिया एट पोजीशन R1 और जो दूसरा वाला फोर्स है आपने इधर ऐसे लगा दिया, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट एक अलग है R2, तो मैंने अभी आपको बता दिया कि ये भी कपल होगा, क्योंकि हम जो देखना चाहते हैं ना वो है कि दो पोजीशन के बीच में सेपरेशन होना लाजमी है। यहाँ पे जो बनेगा फिर भी R2 माइनस R1 बनेगा ना, यहाँ पे भी ऐसे था। उसीलिए डू रिमेंबर भाई कि टॉर्क ड्यू टू कपल आप लोकेशन पे डिपेंड नहीं कराते, मतलब ये डिपेंड नहीं करता, आपकी मर्जी है। हाँ ये है अहम कि टू पोजीशन मस्ट बी सेपरेटेड, इनका लाइन ऑफ एक्शन अलग होना चाहिए, भले एक करीब है दूसरा इस तरह से है, या ये वाला इधर है वो वाला भले कोने में है, सो दैट कैन बी कपल एज वेल, ठीक है। तो ये छोटी सी कहानी कपल ऑफ फोर्स के हिसाब से हो गई। कपल ऑफ फोर्स क्या पैदा करता है? टॉर्क पैदा करेगा, ठीक है। तो ये छोटी सी कहानी हो गई इसमें, चलो ठीक है। अफेक्टिव टॉर्क कौन पैदा करता है, सिंगल फोर्स या कपल? कपल करता है। मिसाल की तौर पे, अच्छा कपल के एग्जांपल आपको बता दूं, बाइक जब आप चलाते हो ना तो बाइक की स्टीयरिंग जो है वो हम इस तरह से टर्न करते हैं ऐसे, इसका मतलब है एक हाथ वाला जो फोर्स है वो आपने यूं लगा दिया और एक वाला ऐसे लगा दिया। गाड़ी का जो स्टीयरिंग है उसमें भी वही बात है कि एक हाथ को नीचे करते हैं, दूसरे वाले को ऊपर करते हैं ऐसे, जब ये इस तरह से टर्न होगा। अच्छा, बड़ा वाला जो स्क्रू ड्राइवर होता है जो आमतौर पे गाड़ी का जो टायर खोलने में इस्तेमाल होता है ना, ओके, तो वहाँ पे भी ऐसा ही होता है ना भाई कि एक हाथ से आपने क्या करना, उसको अपनी तरफ खींचना है तो दूसरे हाथ को दूर करना होता है, या पाँव से ऐसे ऐसे करते हैं, है ना। तो ये छोटी सी कहानी कपल ऑफ फोर्स के लिए काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। टॉर्क ड्यू टू कपल इज मच इफेक्टिव देन टॉर्क ड्यू टू सिंगल फोर्स, ये बात आप जहन में रख लें, ये बात आप जहन में बिठा दें, दैट्स इट, हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे जो कि है सेंटर ऑफ मास और दूसरा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये दो चीजें अहम समझेंगे। सबसे पहले हम आते हैं इस चीज पे, सेंटर ऑफ मास का मतलब है क्या? सेंटर ऑफ मास क्या मतलब? मास का सेंटर मतलब जहां पे मास मैक्सिमम हो। बड़ा सादा तो है यार, तो उसका मतलब एक डेफिनेशन आपने नाम से बता चली यहाँ पे कि द पॉइंट एट विच मास ऑफ बॉडी इज सेड टू बी मैक्सिमम, ये जगह सेंटर ऑफ मास कहलाती है। बड़ा सिंपल है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा भाई, एटम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? जहाँ पे न्यूक्लियस है। सर्किल का कहाँ होता है? जहाँ पे सेंटर है। तो बड़ी सादी सी बात, चलो ठीक है। बट दिस वन इज नॉट इनफ, ये इनफ नहीं है, चंद बातें और भी हैं। कौन सी? जरा देखें। मिसाल की तौर पे दैट इज देयर इज अ ब्लॉक रेस्ट ऑन दिस सरफेस, ये ब्लॉक है जो कि सरफेस पे मौजूद है। मैं ये करना चाह रहा हूँ
इसको थोड़ा डिस्प्लेस ले जाना चाहते हैं ना, हम इसको थोड़ा आगे की तरफ डिस्प्लेस करना चाहते हैं, तो हमने क्या करना, फोर्स लगाना भाई। अच्छा, मैंने इस जगह पे फोर्स लगा दिया F1, मैंने एक और फोर्स लगा दिया इस जगह पे F2, हमने एक और फोर्स लगा दिया इस जगह पे, दैट इज F3। यार बता दें इसमें कि कौन सा वाला फोर्स है जो बॉडी को ज्यादा एक्सेलरेट कर सकता है, या इन तीनों में से अगर F1 भी लगाया, F2 भी लगाया, F3, कौन सा वाला फोर्स है जो बॉडी में ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है, या दूसरी माने में कौन सा वो फोर्स है जो बॉडी को ज्यादा डिस्प्लेस कर सकता है, बॉडी को ज्यादा एक्सेलरेट कर सकता है। तो बड़ा सादा है, F2 हैज मोर इफेक्ट टू डिस्प्लेस दिस बॉडी, F2 का असर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि F2 वो फोर्स है जो बॉडी के सेंटर ऑफ मास या उसके करीब से गुजर रहा है, या उसके करीब से पास हो रहा है। इन कंपैरिजन विथ F1 एंड F3, ये सेंटर ऑफ मास वाली जगह से पास हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ मास वो जगह है जहां पे या जिस लाइन पे अफेक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स कुछ ज्यादा होता है, या अफेक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स जहां पे मैक्सिमम होता है, वो जगह सेंटर ऑफ मास कही जा सकती है। तो डू रिमेंबर इन दिस वे कि द पॉइंट एट व्हिच इफेक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज मैक्सिमम, ये जगह आप सिंपली कह सकते हैं सेंटर ऑफ मास है। F2 इज ऑल अबाउट वी कैन से सेंटर ऑफ मास। बात खत्म। चलें एक बात और हो जाए, तीसरा एग्जाम्पल इसी तरह से ना, तीसरा वाला ये समझना बड़ा लाजमी होगा। थोड़ा देखें, मिसाल की तौर पे एक डिस्क है, ये समझ लें एक डिस्क है। अच्छा, डिस्क के ऊपर मैंने चंद पॉइंट बना दी, मैंने कुछ पार्टिकल की पोजीशन बता दी, पोजीशन और पॉइंट A, O, ये A है, ये B, चलो ठीक है। अच्छा, करना आपने ये है, यू नीड टू रोटेट दिस डिस्क, आप इसको गोल घुमा दें ऐसे। अच्छा, तो पता है पार्टिकल की मोशन को ध्यान में देखना पड़ेगा। क्या O कैसे मूव करेगा, मतलब ये जब सारा मास स्पिन होगा तो ये O क्या करेगा, O उसी जगह पे स्पिन होगा, मतलब O की मोशन क्या होगी, O की मोशन स्पिन होगी, है ना। अच्छा वाला A क्या करेगा, A ऐसे रोटेट करेगा। क्या मतलब, जब सारा मास इस तरह से स्पिन करेगा, O वाली जो पोजीशन है वो इस तरह से मूव करेगी ना। दूसरे मायने में आप कह सकते हैं कि O जो पार्टिकल है वो किसी और के सराउंडिंग में घूम रहा है, और जब बॉडी किसी और के सराउंडिंग में घूम रही होती है तो हम उसको कहते हैं ऑर्बिटल मोशन। तो इन अदर वर्ड्स यू कैन से जो पोजीशन O है वो ऑर्बिटल मोशन में या किसी और के सराउंडिंग में ऐसे घूम करेगी। अच्छा वाला B का क्या सीन है, वही सीन है भाई, B आपका O के सराउंडिंग में घूम रहा है, तो उसका मतलब B पोजीशन B ऑर्बिटल मोशन में होगी। तो सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू दिस मोशन हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, सेंटर ऑफ मास वो जगह है जो बॉडी की मोशन बताती है। डिस्क की मोशन कौन बताता है, पार्टिकल पॉइंट O बताता है। तो पार्टिकल और पॉइंट O क्या है, सेंटर ऑफ मास है। क्यों, हमें किस पार्टिकल को देख के अंदाजा होगा कि भाई इस डिस्क की मोशन वो है, हम इस पार्टिकल O को देख के बता सकते हैं। इसका मतलब ये कि द पोजीशन और द पॉइंट व्हिच मूव इन द सेम वे एज दैट ऑफ इंटायर मास, उसी तरह से घूम रही हो जिसी तरह से या जिस अंदाज में आपका सारा का सारा मास घूम हो रहा है यहाँ पे, या इस तरह से मास आप मूव करा रहे हैं, तो ये पोजीशन आप सिंपली कह सकते हैं सेंटर ऑफ मास है सिंपली। तो यूं सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन इस तरह से भी हो सकती है, क्या, द पॉइंट व्हिच मूव इन द सेम वे एज दैट ऑफ इंटायर मास, जो पूरे मास के मुताबिक घूम रही हो, ये जगह सेंटर ऑफ मास है। अच्छा, यहां पे ये वाला एग्जांपल समझ लें। अच्छा, ये जब ये ब्लॉक डिस्प्लेस होगा ना, तो इत्तेफाक से यहाँ पे तो हर जगह इस तरह से डिस्प्लेस हो रही है, तो हर जगह सेंटर ऑफ मास थोड़ी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फोर्स की कहानी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इस जगह पे क्या होगा, अगर आप डिस्क को घुमाते हैं तो यू नीड टू फॉलो द पोजीशन व्हिच मूव इन द सेम वे एज दैट ऑफ इंटायर मास। तो दिस इज ऑल अबाउट वी कैन से पोजीशन O, पार्टिकल O, पॉइंट O, ठीक है। तो ये कहानी भी आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास इस तरह से होगा।
अच्छा, अब ये बात आपने देखनी पड़ेगी, वो ये कि जितने भी हमारे यहाँ रेगुलर सॉलिड्स हैं ना, रेगुलर सॉलिड का मतलब क्या, थोड़ा इधर मैं बना देता हूँ, ये थोड़ा देखेंगे। मिसाल के तौर पे मैंने सर्किल बना दिया, रेगुलर है। सर्किल का सेंटर ऑफ मास उस जगह पे होगा जहाँ पे इसका ज्योमेट्री का सेंटर है। रेक्टेंगल की बात कर लें ज़रा, या स्क्वायर की बात कर लें ज़रा, जहाँ पे उसका ज्योमेट्रिक सेंटर होगा वहाँ पे होगा। आप ट्राइगोनल की बात करें या ट्राइंगल की बात करें इस तरह से, तो जहाँ पे इसके मीडियन इंटरसेक्ट होते हैं ना, सेंटर ऑफ मास यहाँ कहाँ होगा। तो जितने भी रेगुलर सॉलिड हैं, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, उनका सेंटर ऑफ मास किस जगह पे होगा, दैट लाइज एट ज्योमेट्रिक सेंटर, जो उनके ज्योमेट्री का सेंटर है ना, सेंटर ऑफ मास वहाँ पे होगा। पर अगर आप कोई इरेगुलर ले लें तो क्या बनेगा, सर वो इरेगुलर सॉलिड की बात कर लें। अच्छा, रेगुलर से मुराद ये कि मिसाल के तौर पे ये कुछ इस तरह से ऐसे है, ठीक है। अच्छा, ये तो रेगुलर नहीं है ना, हाँ ये तो रेगुलर है, भला इसका क्या। तो हम बात ये करेंगे कि वो जगह जहाँ पे मास मैक्सिमम हो वहाँ पे सेंटर ऑफ मास है ना बेटा, तो इसका सेंटर ऑफ मास वहीं कहीं होगा जहाँ पे आपको ज़्यादा मास दिख रहा है। यहाँ कहाँ दिख रहा है, इस एरिया में दिख रहा है, इस पोर्शन में ज़्यादा दिख रहा है। चलो ठीक है, ये बड़ा वाला पत्थर है, कह गए भाई इसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह पर ले रहे हैं। हम अगर यहाँ से पकड़ के ले जाएंगे ना, तो हमारा जो इफेक्टिव फोर्स है वो इतना नहीं होगा। पर आप बीच में से पकड़ के इसको उठा के जलाएं ना, तो इसका मतलब ये कि यू कैन इजीली डिस्प्लेस दिस पर्टिकुलर वन, या आप इसको मजे से एक से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। इसका मतलब ये कि यू हैव अप्लाइड द फोर्स एट द पोजीशन वेयर सेंटर ऑफ मास इज मैक्सिमम। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ होगा, ठीक है। तो रेगुलर में भी होगा अंदर, पर एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं होता जैसा कि होता है, ठीक है। जहाँ पे मास आपको ज्यादा दिख रहा है ना वहाँ पे होगा। अभी मैं हूँ ना, मेरा सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, जहाँ पे टमी शमी या जहाँ पे आपको दिखता है कि मास मैक्सिमम है, ठीक है। तो हम सिंपली इसी बात कर सकते हैं कि भाई मास जहाँ पे मैक्सिमम हो वो जगह सेंटर ऑफ मास कहलाती है। बात आई समझ में, दैट्स इट। चलो ठीक है, ओके। सारी बातों को देख के ये पता चला कि सेंटर ऑफ मास जो पोजीशन है ना, वो हमेशा बॉडी के अंदर ही रहती है, बॉडी के बाहर नहीं होती। ये बात आप ध्यान में रख लें कि कुछ भी हो जाए, सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाइज विद इन द बॉडी। सेंटर ऑफ मास हमेशा की तौर पे बॉडी के अंदर ही होता है, बॉडी से बाहर नहीं होता, इस मास के बाहर नहीं होता। बात आई समझ में। तो ये छोटी सी कहानी इस सेंटर ऑफ मास के सिस्टम। चलो ठीक है। अच्छा, अब हम इसी में एक और बात करना चाहेंगे, वो ये सेंटर ऑफ मास फॉर सिस्टम ऑफ बॉडी। मिसाल की तौर पे बड़ा सादा मैं मिसाल लेता हूं, कोई एक सिस्टम हो जिसमें एक से ज्यादा मासेस हों, जैसा कि क्लास है ना, टीचर और स्टूडेंट, ये सारा एक सिस्टम है ना, तो यहां पे सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा। चलो ठीक है, सोलर सिस्टम की बात कर लें जिसमें प्लैनेट्स आपके यहाँ बहुत हैं, आपका स्टार द ग्रेट सन भी है, तो बता दो सारे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा। तो वी नीड टू फॉलो द पोजीशन के अगर आप सिस्टम ले लें कोई भी, तो वहां पे सेंटर ऑफ मास किस तरह से लोकेट किया जाए, तो उसके लिए थोड़ा ध्यान में रख लें। यह है कि भाई मिसाल की तौर पे हम क्या है कि 4 सिस्टम या 4 मासेस मुख्तलिफ ले जाना चाह रहे हैं। थोड़ा देख लें, मिसाल की तौर पे एक पार्टिकल है वो ये m1, अच्छा दूसरा वाला पार्टिकल ये m2, तीसरा वाला पार्टिकल थोड़ा बड़ा लेते हैं इस तरह से m3, और ये रहा आपका m4। अच्छा, तो हम पता क्या करेंगे, हम इनकी लोकेशन पहले डिफाइन करेंगे। किस जगह से, एक रेफरेंस पॉइंट की जगह से। मिसाल की तौर पे 4 बड़े बॉल है, मैंने इस तरह से रैंडमली रख दिए, 4 बॉल है, उनका सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, इनके बीच में कुछ भी नहीं है, मैं शुरू यहां से कर रहा हूं, तो ये जगह मेरी रेफरेंस पोजीशन कहलाएगी। इसको हम कहते हैं इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स और फिजिक्स, इनको हम कह सकते हैं ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो ये आपका रेफरेंस पोजीशन है, ओरिजिन है, यहाँ पे आपने शुरुआत करनी है। अच्छा, फिर हम इस जगह के मुताबिक इसको लोकेट करेंगे, जैसा कि ये तो ओरिजिन पे है ना, 0,0। अच्छा, ये वाली कोई ना कोई पोजीशन होगी, समझ लें इसकी पोजीशन कोई ना कोई होगी, ये वाली भी कोई ना कोई पोजीशन होगी, इसकी भी XYZ होगी विथ रिस्पेक्ट टू x और विथ रिस्पेक्ट टू y।
तो हम क्या करेंगे, इन 4 मासेस और इन 4 पोजीशन को देख के हम इनका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ मास की पोजीशन या जगह बता सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि क्या होगा। ओके लिसन, सेंटर ऑफ मास आपको दिखता है कि सर ये तो आपने इस तरह से रेक्टेंगल में रख दिए, तो पक्का कुछ ऐसा ही होना चाहिए कि भाई इनका जो सेंटर ऑफ मास है यहां कहां होना चाहिए। क्या ऐसा होगा? थोड़ी देर पहले जो मैंने बता दिया कि स्क्वायर या रेक्टेंगल का जहां पे डायगोनल इंटरसेक्ट होते हैं वहां पे होता है, तो सर यहां पे भी कुछ ऐसा होगा क्या? नहीं, यहां कुछ ऐसा नहीं होगा, यहां कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहां पे देखिए हमें क्या, अच्छा तो सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का मालूम करना होगा। कैसे मालूम करना होगा? कौन से फार्मूला लगेंगे? तो जरा देखें, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पोजीशन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द मासेस एंड एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल मासेस, ये होगा। ठीक है, अच्छा y वाली पोजीशन किस तरह से मालूम करेंगे? उसके लिए हो जाए इसी तरह से y वाली पोजीशन y इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल मासेस yi डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल मास। अब इसका मतलब क्या है मैं थोड़ा समझाऊं इसको, थोड़ा मतलब पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम थोड़ा देखना चाहते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास किस तरह से जनरेट या पैदा होगा। पहले हम थोड़ा चेक करना चाहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। बाबा मैंने जब ये लिखा है ना MIXI, इसका मतलब क्या है? अगर मास 1 है तो उसका कोऑर्डिनेट 1, मतलब M1x1। सम आपने लिखा है, समीशन सम ऑफ ऑल, मतलब ऐड करते जाओ। दूसरा वाला मास और उसकी अपनी पोजीशन x2, तीसरा वाला मास और उसकी अपनी पोजीशन 3, चौथा वाला मास और उसकी अपनी पोजीशन, डिवाइडेड बाय जितने भी मासेस हैं ना उन सब के समीशन आपने लिखे, M1 प्लस M2 M3 प्लस M4, ये लिखा आपने। अब कोई डमी शमी वैल्यू लेते हैं, ठीक है, थोड़ा आसानी हो जाए ना आपके लिए। मिसाल के तौर पे भाई M1 जो मास है ये है 1 किलो, ये वाला मास है 3 किलो, ये वाला मास है 6 किलोग्राम और ये वाला मास है 2 किलो। ऐसे ही रैंडमली मैंने एक वैल्यू ले ली ना। अच्छा, कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से अगर बात करें तो ये पोजीशन 1, ये 2, ये 3, ये जगह 4 है मिसाल के तौर पे। यूं y के हिसाब से ये 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है और ये समझ लें 5 है। तो हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, कौन सी किस तरह सी? तो ज़रा देखें, M1 कितना आपने लिया है? 1 है। अच्छा, इसका x वाला कोऑर्डिनेट क्या है? ये तो 0 है ना, छोड़ दें इसको। M2 आपका कितना बेटा? 3 किलो और इसकी अपनी पोजीशन कौन सी है? 4, 4। M3 आपका कितना है? 6 किलोग्राम। ये x एक्सिस के हिसाब से कितना है? x एक्सिस के हिसाब से ये 4 है ना, 4 के ऊपर है। चलो ठीक हो गया, मल्टीप्लाई y अपना जो y एक्सिस पे M4 कितना है? 5 किलो, पर उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि एनी बॉडी लाइंग अलोंग y विल हैव 0 x कोऑर्डिनेट, सो ये 0। चलो ठीक है, सम ऑफ ऑल द मासेस 1, 3, 6 and 2। So you need to solve this one। ये तो वैसे भी 0, ये वाला भी 0, 3 4s are 12 प्लस 6 4s are 24 डिवाइडेड बाय ये 8, 9 और 3 12। ठीक है, चलो ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करें जो भी बने। 12 प्लस दिस वन विल हैव 36 अपॉन 12। सो x कोऑर्डिनेट आपको मिला x इज इक्वल टू 3। ठीक है, आपको x वाली जगह मिल गई। चलो ठीक है, इसी तरह से y भी ढूंढ लेते हैं। अच्छा, y का क्या सीन है? वही सीन है जो अभी आपने मालूम करा, क्या कि सम ऑफ ऑल m इंटू वाई, मतलब मासेस मल्टीप्लाई बाय y कोऑर्डिनेट इंडिविजुअली एंड देन यू नीड टू ऐड ऑल। एग्जैक्टली इसी तरह से m1 y1, m2 y2, m3 y3, m4 y4 divided by sum of all the masses m1 plus m2 plus m3 plus m4। ये सारे करने हैं इस तरह से। तो y would be equal to m1 कितना है आपके यहाँ मौजूद है जो 1 है। अच्छा, इसका y वाला 0 है ना। अच्छा, m2 कितना है? 3 है, इसका y वाला भी 0 है। m3 कितना बाबा? 6 और इसका y कितना? इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना ऊपर है? ये 5 है। चलो ठीक है, प्लस। अच्छा, m4 कितना है? 2 किलो
और इसका अपना y वाला कितना है, इसको भी थोड़ा देखना पड़ेगा। दैट इज ऑल अबाउट वी कैन से 5 इसका है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द मासेस। कितने मासेस हैं, 1 3 6 प्लस 2, ये 2 है, ठीक है, 2 किलोग्राम है ना, इस तरह से। चलो ठीक है, अब आप इसको करें सॉल्व, जो जवाब आए देख लेते हैं। ये वाला 0, ये वाला 0, ठीक है। अच्छा 6 5 are 30, 2 5 are 10, 30 प्लस 10 40, 40 डिवाइडेड बाय 12, तो कितना बनेगा, कैन यू टेल मी? 3 पॉइंट समथिंग बनेगा। 3 12 are 36, 4 बचेंगे, फिर दोबारा से 3.33, आपको क्या मिला, y मिला। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ मास हमने ढूंढ लिया, उसमें x आपका 3 है, y आपका 3.33। चलो ठीक है, इसको लोकेट करना चाहते हैं जरा। अच्छा x कोऑर्डिनेट कितना, 3 है, 1 2 3 यहाँ पे। y ऊपर कितना जाना है अपने, 3 पॉइंट समथिंग, मतलब 3 के थोड़ा ऊपर यहाँ का ना, मिसाल के तौर पे इधर बनेगा कहीं। सेंटर ऑफ मास जब हमने ढूंढा, जब हमने मालूम किया, तो हमें सेंटर ऑफ मास यहाँ कहाँ मिला, इस जगह पे मिला, इस जगह पे आया। इसका मतलब हम जो थोड़ी देर पहले कह रहे थे क्या, कि ये सिस्टम आपने एक रेक्टेंगुलर शेप में रखा तो डायगोनल इंटरसेक्शन पे होना चाहिए ना, पर जब हमने कैलकुलेट किया तो पता चला कि ये डायगोनल इंटरसेक्शन पे नहीं है, किसी और जगह पे है। ऐसा क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन है कि द पोजीशन वेयर मास इज सेड टू बी मैक्सिमम। जिस जगह पे या जिस डायरेक्शन में या जिस अप्रोच पे ज्यादा मास होगा ना, सेंटर ऑफ मास उस जगह पे होगा। अब मुझे आप ही बता दें, M1 M2 M3 M4 तीनों में से बड़ा मास कौन सा है, ये वाला है, तो सेंटर ऑफ मास उसके अप्रोच करेगा या इट विल टेंड्स टू दैट पर्टिकुलर, क्योंकि ये वो पोजीशन है जहां पे आपने ओवरऑल या मास आपने कुछ ज्यादा ही रखा है। तो उसका मतलब यूं बना कि सेंटर ऑफ मास उस जगह पे होगा, जब आप सिस्टम ऑफ बॉडीज रखेंगे ना, सेंटर ऑफ मास उसके करीब होगा जहां पे आपने कंप्लीट मास कुछ ज्यादा रखा, ठीक है। तो ये छोटी सी कहानी सेंटर ऑफ मास की हो गई। सेंटर ऑफ मास सोलर सिस्टम का कहां होगा, नियर सन होगा, क्योंकि बाकी वाले नेग्लेजिबल थोड़ी हैं। हाँ, अगर बाकी वाले नेग्लेजिबल हैं तो फिर हम ज्योमेट्रिकल शेप में जो कहते हैं ना, जहाँ पे डायगोनल इंटरसेक्शन की बात करें इस तरह से। चले एक बात और इसमें, एक मिनट इधर। अगर सर हमने चारों मासेस बराबर रख दिए होते तो 1 किलोग्राम 1 and 1, यस, देन यू कैन से डायगोनल इंटरसेक्शन पे होगा। अगर ये बड़ा वाला होता 6 है, ये ग्राम में होते, कुछ इस तरह से नेग्लेजिबल मासेस होते तो ये थोड़ा और करीब होता, इसके करीब होता, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू अदर दिस इज अ बिट हैवियर। तो मास जहां पे मैक्सिमम होगा, सेंटर ऑफ मास उसकी अप्रोच करेगा, ठीक है। तो चंद बातें आपने डिस्कस की। इसी तरह से एक और टर्म है, उसकी भी कैलकुलेशन हम करेंगे, जो कि है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो पहले आप थोड़ा इसको देख लें, हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी आते हैं। थैंक यू बेटा, जल्दी करें।